हमारा आज का लेक्चर गेम्स एंड एडवर्सरियल सर्चेस के ऊपर होगा। तो अभी तक हम जितने भी एल्गोरिथम्स देख चुके हैं अभी तक, जिसमें हमने ब्लाइंड सर्चेस देखी और इसके अलावा हमने इन्फॉर्म्ड और ह्यूरिस्टिक सर्चेस भी देखी। उसके अंदर हम एडवर्सरीज का कंसेप्ट नहीं ला रहे थे। हम जस्ट एक ही प्लेयर जो है वही खेल रहा है किसी गेम को, चाहे वो 15 पजल प्रॉब्लम है, उसके अंदर एक ही प्लेयर जो है वो उन टाइल्स को मूव कर रहा है। लेकिन अब हम ऐसी गेम्स को देखेंगे जिनके अंदर दो प्लेयर्स यानी वो मल्टी प्लेयर्स या मल्टी एजेंट गेम्स हैं, हम उनको कंसिडर करेंगे। इस स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको ये एक मैट्रिक्स सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर हमने गेम्स को इस तरह से क्लासीफाई किया कि क्या वो डिटर्मिनिस्टिक हैं या वो चांस पे बेस करती हैं, और उनके अंदर क्या हमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है या हम तो उनके अंदर इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन जो हम कैरी कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास चेस, चेकर, गो, ओथेलो, ये सारी ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर हमें मालूम है कि पूरे का पूरा बोर्ड या पूरी गेम का जो हमारी कन्फिग्रेशन है वो हमारे सामने है। अगर हम कोई मूव चलते हैं या हमारा ओपोनेंट कोई मूव चलता है तो हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अंदर चांस का कोई इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास कुछ ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर हम कोई डाइस या कोई ऐसी चीज़ हम थ्रो करते हैं जिसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि किसकी बारी है या कौन सी चाल आपने चलनी है या कितनी मूव्स आपने चलनी है। अगर हम देखें तो इन दोनों ये जो ऊपर वाली इस मैट्रिक्स की दोनों एंट्रीज, जो ऊपर वाली इसकी पूरी रो है, इसके अंदर हमारे पास ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि एक में हमें ये पता है कि डिटर्मिनिस्टिक है यानी इसके बाद क्या होगा, और एक के अंदर हमें ये मालूम नहीं है कि इससे अगली मूव हमारी कौन सी हो सकती है, यानी हम डाइस या कोई रोल थ्रो कर रहे होंगे, बीच में कोई रोल कर रहे होंगे। इसके मुकाबले में अब हम देखते हैं कि हमारे पास इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली कौन सी गेम्स हैं। जैसे अगर आप बैटलशिप को देखें, यानी आप ऐसी गेम्स को देखें जिनके अंदर आपको एंड तो पता है कि आप हार या जीत रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, पूरी बोर्ड की पोजीशन आपके पास नहीं है। एक ओरिजिनल वार के अंदर आप देखें तो आपको ठीक है, आपको उसके एंड पे पता है कि यहाँ हार होगी या जीत होगी, तो लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका ये एक डिसीजन वार का क्या कर, मतलब वार यानी बैटलशिप की क्या पोजीशन चेंज करेगा। और अगर आप इसी के अंदर आप मज़ीद चांस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपकी ये ब्रिज पोकर यानी वो गेम्स जिनके अंदर आपको ये नहीं पता कि आपके ओपोनेंट के पास कौन से कार्ड्स हैं या वो कौन सी मूव चल सकता है। तो इस तरह से आप गेम्स को इन चार कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। तो हम सबसे पहले ये सबसे इजी वाला पार्ट जो इस मैट्रिक्स का है, यानी हम डिटर्मिनिस्टिक और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वाली गेम्स इनको लेकर आगे चलेंगे। हम जो अपनी फिजिकल गेम्स हैं जैसे टेनिस, हॉकी, ये भी एडवर्सरीज के ही एडवर्सरियल सर्चेस के अंदर आती हैं, लेकिन हम इन गेम्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम मज़ीद कम्प्लेक्स कर देंगी। इन गेम प्लेइंग एल्गोरिथम्स के अंदर हम जो चीज़ें अज्यूम करते हैं उनमें सबसे पहले यही चीज़ हम करते हैं कि जी ये कोई से दो खिलाड़ी हैं या दो एजेंट्स हैं जो बारी बारी अपनी बारियां चलेंगे, यानी वो टर्न टेकिंग गेम्स हैं जिनके अंदर पहले एक मूव चलेगा फिर दूसरा खिलाड़ी मूव चलेगा। और इसके अंदर फिर हम ये कंसेप्ट भी डालते हैं कि किसी एक की जीत दूसरे की हार कंसीडर होगी, यानी हम जीरो सम गेम्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर एक खिलाड़ी अगर अपनी चीज़ को, अपने किसी बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है तो एक्चुअली वो दूसरे को लॉस पहुंचा रहा होगा। फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट जो हैं वो हमें पूरे का पूरा कंप्लीट बोर्ड या पूरे की पूरी गेम की कन्फिग्रेशन हमारे सामने होगी। और अगर हम इस सारी चीज़ को गेम थ्योरी की टर्म्स में बताएं तो हम कहेंगे कैसी गेम जो डिटर्मिनिस्टिक हों, टर्न टेकिंग हों, ज़ीरो सम हो और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास। और अगर हम इसको फर्दर जनरलाइज करेंगे तो हम कहेंगे कि जी ऐसी गेम जिनके अंदर स्टोकास्टिक या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आपका टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, कोई चांस या कोई रोल या कोई डाइस आपका इन्वॉल्व हो जाता है, और वो मल्टीप्लेयर्स होती हैं और उनके अंदर ज़रूरी नहीं कि आपका खिलाड़ी जो है वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो सम से मीन ये है कि आप किसी एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान नहीं होता, फिर ऐसी गेम्स भी मौजूद हैं। तो आपने जाके इस चीज़ को, ये प्रिजनर्स डायलेमा को जाके सर्च करना है कि ये क्या चीज़ है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिनकी जो इस ऊपर वाली हमारी सारी अजम्पशन से डिफरेंट है। इसके अंदर हम कोई टर्न भी नहीं ले रहे होते, कोई हमारा ज़ीरो सम लॉस भी नहीं होता, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट नहीं होती। आप इसको जाके सर्च करें, ये ऊपर वाले इन सबसे डिफरेंट है। अब एक सिंपल टिक टैक टू गेम है जिसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि जिसके स्टार्ट के अंदर हमारे पास बोर्ड खाली है, 9 के 9 बॉक्सेस हमारे पास एम्प्टी हैं और हमारे पास दो खिलाड़ी हैं, एक एक्स और एक ज़ीरो या एक्स या नॉट्स। तो पहली मूव हम कंसीडर करते हैं कि हमेशा एक्स ही चलेगा, दूसरा भी चल सकता है, लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक्स जो है वो पहली मूव चलेगा। अब पहला एक्स जो है वो इन 9 बॉक्सेस में से किसी के अंदर भी वो अपना बॉक्स क्लेम कर सकता है। तो ये हमारे पास स्टार्ट में इसकी 9 जो है कन्फिग्रेशन है ये जनरेट हो सकती हैं, और ये 9 एक्चुअली इसकी ब्रांचेस हैं। अब अगर आप देखें कि जब एक्स ने अपनी मूव चल ली तो अब दूसरी बारी
ओ यानी नॉट की है। अब उसके पास इससे रिमेनिंग 8 बॉक्सेस रह जाएंगे। तो अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर हम इधर से इस कन्फिग्रेशन को कंसिडर करें, तो अब वो उन 8 बॉक्सेस के अंदर किसी भी जगह पर वो अपनी पोजीशन क्लेम करता है। उसके बाद दोबारा बारी किसकी आएगी, एक्स की आएगी। अब एक्स अपनी किसी जगह पे अपनी बाकी रिमेनिंग 7 बॉक्सेस में से किसी जगह पे अपनी मूव जो है उसको चलेगा। और इसी तरह चलते चलते जब हम इस गेम के बिल्कुल आखिर में पहुंचेंगे तो हमारे पास या तो नॉट जीत रहा होगा या तो गेम ड्रा हो रही होगी, यानी बोर्ड के ऊपर ऐसी पोजीशन है कि जो ना एक्स विन हो रहा है ना नॉट विन हो रहा है, या फिर हमारे पास एक्स का कोई ऐसा कम्बिनेशन मौजूद है कि वो एक्स जीत रहा है। तो हम इसकी बेस के ऊपर अपनी आखिरी टर्मिनल पोजीशंस को हम कुछ स्कोर असाइन करते हैं। अब ये स्कोर इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की शक्ल में भी हो सकता है, और -1, 0 और +1 की शक्ल में भी हो सकता है, जिसके अंदर हम +1 उस बोर्ड की पोजीशन को देंगे जो हमारी एक्स को जितवा रही है, और जिसके अंदर हमारा -1 है यानी हमारा अपोनेंट जीत रहा है, हम उसको जो वैल्यू असाइन करेंगे वो -1 होगी। और इसी तरह जहाँ पे हम ड्रा हो रहे होंगे हम वहाँ 0 असाइन कर देंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ को, ये जो -1, 0 और +1 है, ये जो हम असाइन करवा रहे हैं इसको हम यूटिलिटी वैल्यूज़ कहेंगे। यानी एक ऐसा फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन इन वैल्यूज़ को असाइन करवा रहा है जो कि सिर्फ इस आखिरी टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर स्कोर को असाइन करवा रही हैं। अब ये याद रहे कि ये यूटिलिटी वैल्यूज़ आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ से मुख्तलिफ हैं। यूटिलिटी वैल्यूज़ हमेशा टर्मिनल पोजीशंस को असाइन की जाती हैं, और ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हमेशा नॉन टर्मिनल बोर्ड पोजीशंस को असाइन की जाती हैं। जैसे ये दरमियान में जितनी भी मूव्स हैं, ये जितनी भी कन्फिग्रेशन जनरेट कर रही हैं, ये सारी नॉन टर्मिनल्स हैं। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ हमेशा इनके ऊपर आएंगी, लेकिन यूटिलिटी वैल्यूज़ हमेशा टर्मिनल यानी आखिरी जो बोर्ड की पोजीशन है उनके ऊपर असाइन की जाती हैं। तो अब आप देखें कि अब हमारे पास ये इतना बड़ा ट्री है जिसकी हमने सिर्फ अभी एक ब्रांच जो है उसको विजिट की है। अब अगर हम इसकी दूसरी इस वाली मूव से फर्दर ट्री को जनरेट करें, या इससे जनरेट करें, या इन बाकियों से जनरेट करें, तो हमारे पास एक अच्छा खासा बड़ा ट्री जनरेट हो जाएगा। तो अब हम इतने बड़े ट्री में से एक्स के लिए ऐसी कौन सी मूव ढूंढें जो हमेशा उसको जीत की तरफ लेके जा रही हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या हमारी जो गेम्स हैं यानी एडवर्सरीज़ हैं, और जो सादा सर्च है जिसके अंदर कोई हमारी एडवर्सरी नहीं, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने देखा कि अभी तक हम जो सर्चिंग टेक्निक्स देख रहे थे उसके अंदर हम वैसे अपना गोल तक जाने के लिए बाज़ औक़ात ह्यूरिस्टिक का सहारा भी ले रहे थे, जैसे A* सर्च के अंदर हम देख रहे थे, या हम एक और कैटेगरी है जिसको हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, जो कि हम अभी आगे स्टडी करेंगे, उसको और ह्यूरिस्टिक्स दोनों को यूज़ करके अपना सोल्यूशन भी फाइंड करते हैं। ये हम ऑर्डिनरी सर्च टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। और आप अपना एक इवैल्यूएशन फंक्शन बताते हैं जो कि आपको कॉस्ट देता है, स्टार्टिंग से गोल तक की जो कॉस्ट है वो आपको दे देता है। और इसकी एग्जांपल हमने देखी थी कि हमारी पाथ प्लानिंग है कि हम कौन सा पाथ चूज़ करें। स्केजुलिंग एक्टिविटीज़ यानी हम कैसी चीज़ों को स्केजुअल करें कि हमारा गोल स्टेट तक हम पहुँच सकें। और अब हम देखेंगे इसके मुकाबले में जो गेम्स हैं जिसमें एडवर्सरीज़ का रोल है, हम उसके अंदर अब इन चीज़ों को कैसे देखेंगे। हम इसके अंदर कहेंगे कि सोल्यूशन एक स्ट्रेटजी की तरह है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी मूव चलेगा और उसके जवाब में कोई ना कोई मूव चलता रहेगा, यानी पहले एक की बारी, फिर दूसरे की बारी, फिर दोबारा पहले की बारी, फिर दूसरे की बारी। अब इसके अंदर अक्सर औक़ात हमें टाइम की लिमिट जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है कि गेम्स के अंदर आप आमतौर पे टूर्नामेंट्स के अंदर टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसी गेम्स जिनके अंदर बहुत ही लेंथी गेम ट्रीज बन रहे होते हैं, हम उसको लिमिट करने के लिए कि कोई ना कोई हमें डिसीजन होना चाहिए किसी एक ख़ास वक्त में, हम उसमें टाइम की लिमिट भी लगा देते हैं गेम्स के अंदर। तो इन सर्चेस के अंदर हमारे ऊपर यूजली टाइम की लिमिट भी इन्वॉल्व हो जाती है। और इस केस में हमारे पास इवैल्यूएशन फंक्शन क्या होता है, हम किसी भी गेम की पोजीशन को एक स्कोर असाइन किया हुआ होता है जो ऑलरेडी हमने, उसको हम गुडनेस कह दें, फ़र्ज़ कर लें हम इसको गुडनेस कह रहे हैं, तो हम उसको एवेल्यूएट करते हैं कि क्या हमारे पास इस पोजीशन के अंदर इतने बॉक्सेस खाली हैं और इतने फिल हैं, तो जितने फिल हैं उनके अंदर हमारे कितने पॉइंट्स बन रहे हैं और जितने एम्प्टी हैं उसमें हमारे कितने चांसेस हैं विन करने के। तो हम इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए एवेल्यूएट करते हैं और फिर उसके बाद मूव चलते हैं। तो ये जितनी भी अभी गेम्स हम देख रहे हैं, चेस, चेकर, ओथेलो और बैकगैमन, ये सारी गेम्स ऐसी हैं जिनके अंदर हम ये सारे काम कर रहे होंगे कि हम उसके अंदर एक स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, फिर हमारे पास टाइम की भी लिमिट होगी, फिर हम उसके ऊपर एक गुडनेस वाला एवेल्यूएशन फंक्शन भी लगा रहे होंगे और उसके साथ हम अपने इन सॉल्यूशंस को ढूंढ रहे होंगे। तो जब हमने कहा कि गेम्स को भी हम सर्च के तौर पर देख सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या एल्गोरिदम होना चाहिए। तो एक बड़ा फेमस एल्गोरिदम है जिसको हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम कहते हैं। ये हमारे दो प्लेयर्स को नाम दे देता है, एक खिलाड़ी को ये मैक्स कह देता है और दूसरे को ये मिन कह देता है। जो मैक्स है वो हमेशा पहली मूव चलता है, यहाँ इस केस में हम कंसीडर करें, हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, इस केस में जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं उसके अंदर हम कहते हैं कि मैक्स पहली मूव ले रहा है।
और उसके बाद अपनी ये बारियां जो हैं वो बदलते रहते हैं यहाँ तक कि गेम ख़त्म नहीं हो जाती। और अगर हमारा जो भी जीतेगा उसको कोई रिवार्ड मिलेगा और जो इस गेम को लूज़ कर जाएगा उसको कोई ना कोई सज़ा मिलेगी। अब ये ज़ीरो सम है, यानी एक का जो लॉस है वो दूसरे का बेनिफिट है और दूसरे का जो बेनिफिट है वो पहले का लॉस है। तो इसके अंदर हम जब इन दोनों को सम करेंगे तो वो हमारा हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी और ये चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द गेम। तो ज़ीरो सम से मुराद यही है कि आपने अपने मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करना है अपने स्कोर को और दूसरे के स्कोर को मिनिमाइज़ करना है। और अगर हम इस सर्च प्रॉब्लम को यानी गेम्स के सर्च प्रॉब्लम्स को फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहें तो इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही हम अपनी इनिशियल स्टेट बताएंगे, फिर हम प्लेयर्स बताएंगे, फिर हम एक्शंस बताएंगे, उसके बाद हम रिजल्ट्स बताएंगे, अपने टर्मिनल टेस्ट बताएंगे कि कब गेम फिनिश होगी, और फिर हम अपना यूटिलिटी फंक्शन भी देंगे कि हमारी वो जो टर्मिनल बोर्ड पोजीशंस हमने अभी देखी थी उनको हमने स्कोर क्या असाइन करना है, विन को +1, लूज़ को -1 और ड्रा को 0। यहाँ चेस के केस में विन को +1, लूज़ को 0 या ड्रा को 1/2 के दोनों खिलाड़ियों को बराबर पॉइंट्स मिल जाएं। तो ये हमारा फंक्शन जो है यूटिलिटी फंक्शन, ये सिर्फ आखिरी टर्मिनल पोजीशंस को स्कोर असाइन कर देता है। और हमने इस मैक्स फंक्शन को यूज़ करना है, इस मैक्स प्लेयर ने हमारे इस पूरे के पूरे सर्च ट्री को सर्च करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी अगली मूव को चलने के लिए कि क्या मैं अगली कौन सी ऐसी मूव चलूँ जो मुझे हमेशा मिन के ऊपर बर्तरी दे। तो इसका अगर हम एक एल्गोरिथम देखें तो सबसे पहला प्रोसीजर इसके अंदर क्या होगा मिन मैक्स के अंदर कि हमने सबसे पहले इस गेम का पूरा ट्री जनरेट करना है। तो यहीं से आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ऐसी गेम्स जिनका गेम ट्री बहुत बड़ा होगा वो हम कैसे जनरेट कराएंगे। तो एक्चुअली यही इस अप्रोच का एक बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम इसके अंदर फर्दर इम्प्रूवमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने किसी तरह से इस गेम का पूरा ट्री जनरेट कर लिया है तो आप अपनी टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर यानी लीव्स के ऊपर एक यूटिलिटी फंक्शन लगाकर उनको कुछ ना कुछ वैल्यू, विन, लॉस और ड्रा की वैल्यू कोई ना कोई असाइन करवा देंगे। उसके बाद आप अपने रूट से चलेंगे और चलते 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 आप अपने उस लीफ नोड तक जाएंगे और उसमें से मैक्स वाला अपने सारे चाइल्ड की वैल्यू में से जो उसको मैक्स मिल रही होगी उसको कंसीडर करेगा और मिन वाला अपने सारे चाइल्ड में से मिन वाली वैल्यू को कंसीडर कर रहा होगा। कि अब ये मिन और मैक्स क्यों एक दूसरे के साथ इस तरह खेल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने भी देखा ये ज़ीरो सम है, यानी मैक्स अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करेगा लेकिन मिन इस स्कोर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जब हम ये सब कुछ कर चुके होंगे और हम रूट के ऊपर आएंगे तो अभी हमने अपनी वो पहली चाल चलनी है, वो मूव नेक्स्ट मूव अभी चलनी है। तो हम रूट के ऊपर अपने इन मिन और मैक्स स्कोर में से देख के वो वाली मूव चलेंगे जो हमारे मैक्स को हमेशा जीत की तरफ लेके जाए, यानी उसकी हाईएस्ट वैल्यू हो। इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमारे पास ये एक ट्री है जिसके अंदर ये एक रूट है, ये उसके आगे फर्दर सब ट्रीज है और सबसे एंड पे ये लीफ नोड्स हैं। अब जब ये ट्री जनरेट होगा इसके अंदर ये सब कुछ, ये जो हमारे रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इधर 3 2 2 ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। हमारे पास सिर्फ ये एंड पे लीफ नोड्स के ऊपर यूटिलिटी फंक्शन ने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी होगी। अगर ये हमारे पास टिक टैक 2 की एग्जांपल होती तो हम इसमें -1 0 या +1 लिख रहे होते, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कोई ऐसी गेम है जिसके अंदर इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती थी तो उसने उस हिसाब से यूटिलिटी फंक्शन ने एक लीफ नोड को 3 का स्कोर असाइन किया, एक को 12 का, एक को 8 का, फिर इसी तरह एक को 2 का, 4 6 4 14 5 और 2 का। अब जब हमारा ये मिन मैक्स का एल्गोरिथम शुरू होगा तो अभी ये हम मैक्स के ऊपर खड़े हैं, यानी हम लेवल बाय लेवल बता देंगे कि ये किस प्लेयर की बारी है। इस लेवल के ऊपर मैक्स की बारी है, जब मैक्स अपनी चाल चल लेगा तो अगले लेवल के ऊपर मिन की बारी आएगी और इस तरह चलते चलते हमारे लीफ नोड्स आ जाएंगे। तो अभी हमने अपने मैक्स प्लेयर को अभी हमने ये बताना है कि इन तीनों सब ब्रांचेस में से जो इसकी 3 रूट्स की आगे 3 ब्रांचेस निकलनी हैं इनमें से ये कौन से वाली मूव को अडॉप्ट करे। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो अपने इंटरमीडिएट सारे स्कोर्स को कैलकुलेट करे। ये मैक्स वाला फंक्शन अपने इसके ऊपर जाएगा, यानी इस लेफ्ट सब ट्री के ऊपर जाएगा और इससे कहेगा कि यार मुझे अभी स्कोर कैलकुलेट करके दो। अब जब हम इस लेवल पे आएंगे तो ये मूव मिन की होगी, तो अब मिन की बारी है कि वो अपने सारे सब ट्रीज यानी अपने चाइल्ड में से सबसे मिनिमम वैल्यू को चूज़ करे। क्योंकि हमने इस एल्गोरिथम को अभी देखा तो मैक्स वाला हमेशा कोशिश करेगा मैक्स को चूज़ करने की और मिन वाला कोशिश करेगा हमेशा मिनिमम वैल्यू को चूज़ करने की। तो इस जगह पे मिन की बारी है तो वो हमेशा अपने सारे के सारे लीफ नोड्स में से वो वैल्यू चूज़ करेगा जो मिनिमम होगी। तो 3 12 और 18 में से सबसे मिनिमम 3 है तो वो अपने इस नोड को 3 की वैल्यू असाइन कर देगा। अब उसके बाद ये रूट के पास दोबारा जाएगा, रूट फिर अपनी इस सब ट्री को कहेगा कि यार तुम मुझे कैलकुलेट करके दो।
अब ये अपने इन तीनों चाइल्ड्स को जाएगा और इनमें से मिनिमम वैल्यू को उठा के यहाँ पे असाइन करवा देगा। फिर ये इस सब ट्री की तरफ जाएगा और इन सब में से मिनिमम वैल्यू को असाइन करवा देगा। अब हमारे पास मैक्स के पास अब सारी चूँकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी, तो वो इन सब में से मिनिमम को मैक्सिमम को कंसीडर कर रहा होगा। इन सब नोड्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको कंसीडर करेगा। तो 3, 2 और 2 में से मैक्सिमम 3 है, तो वो ये 3 वाली अपने पास रख लेगा। तो अब उसको पता है कि मैंने ट्री की इन बाकी 2 ब्रांचेस में नहीं जाना, यहाँ मेरा स्कोर मिनिमम हो जाएगा, तो मैंने इस ब्रांच में जाना है जहाँ पे मेरा स्कोर मैक्सिमम है इन बाकी सब ब्रांचेस से। तो वो फिर अल्टीमेटली ऐसी मूव चलेगा जो इसको इस सब ट्री के अंदर ले जाएगी। ये उसका एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है मिन मैक्स सर्च का। इसके अंदर हम सिंपली यही करेंगे कि हम अपने रूट से स्टार्ट होंगे और चलते चलते अपने लीफ नोड्स तक आएंगे, उनके यूटिलिटी फंक्शंस को देख के उस एक लेवल ऊपर जिसकी बारी होगी, अगर मिन की बारी है तो वो इनमें से मिनिमम चूज़ कर लेगा, और अगर मैक्स की बारी है तो वो इनमें से मैक्सिमम को चूज़ कर लेगा। और इस तरह वो अपना रिजल्ट वापस रूट को देते चले जाएंगे, यहाँ तक कि रूट ने पूरे का पूरा ट्री सारी ब्रांचें एक्सप्लोर कर ली होंगी और उनके उसके पास स्कोर्स आ चुके होंगे, और उसके बाद वो उनमें से मैक्स वाली मूव को, जो फर्स्ट मूव होगी जो मैक्स की, वो उसको चलेगा। अब अगर हम इस एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो अगर हम देखें क्या ये कंप्लीट है, तो वो इसका आंसर है जी हाँ। अगर आपका ट्री फिनाइट है और उसके अंदर सोल्यूशन मौजूद है तो वो इसको लाजमी ढूंढ लेगा। क्योंकि ये हमारी एक तरह की, ये हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च है कि हम पहले ट्री की एक ब्रांच को सर्च कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी ब्रांच को सर्च कर रहे हैं, फिर तीसरी ब्रांच को सर्च कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास पूरे का पूरा आंसर आ चुका होगा। अब क्या ये ऑप्टिमल है? जी हाँ, ये ऑप्टिमल है। अगर आपका प्लेयर भी अच्छी मूव चल रहा है, वो देख के मूव चल रहा है, तो फिर आपका स्कोर भी ऑप्टिमल ही होगा। और अगर क्या आपका प्लेयर अगर जानबूझकर सही नहीं खेल रहा, तो क्या ये एल्गोरिथम उसको बीट कर देगा? इसका आप आंसर खुद सोचें। अब चूंकि ये हमारी एक तरह की डेप्थ फर्स्ट सर्च है, तो इसका टाइम भी बिल्कुल वैसे ही है, यानी इसका बी जितने ब्रांचेस हैं आपको उनको बारी बारी सर्च करना है, तो b⁻m इसका टाइम है। और इसकी स्पेस, अगर हम कम्प्लेक्सिटी को देखें तो इसने एक वक्त में सिर्फ उतनी ही स्टेट्स को कंप्यूटर की मेमोरी में रखना है जितनी एक ब्रांच के अंदर है। तो ये एक तरह का लीनियर इसका बिहेवियर हमें स्पेस के अंदर नज़र आएगा। और चूंकि हम रिकरियन कर रहे हैं कि पहले हम रूट से शुरू हो रहे हैं और चलते चलते हम लीफ नोड्स तक जा रहे हैं और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वापस रूट पे आ रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये एक तरह की बैक ट्रैकिंग सर्च है, कि इसके अंदर हम वापस जो रूट नोड है उस तक भी आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने कहा कि ये गेम पहले आपने पूरे का पूरा ट्री जनरेट करवाना है इसका, तो टिक टैक टू की शक्ल में तो बड़ा आसान है इसका गेम ट्री बनाना, कि हमारे पास निस्बतन आसान है क्योंकि उसका भी गेम ट्री अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें चेस के साथ, तो फिर हमारा ब्रांचिंग फैक्टर ही बहुत बड़ा आ जाता है। तो आपके इस ब्रांचिंग फैक्टर की वजह से जब इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हो जाएंगी और आपने सबको 1 बाय 1 सर्च करना है, तो आपकी इतनी ज़्यादा स्टेट्स बन जाएंगी, आपका टाइम इतना ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए एक वक्त आएगा कि इम्पॉसिबल हो जाएगा ऊपर से टॉप यानी रूट से लेके लीफ नोड्स तक, यानी सबसे आखिरी टर्मिनल पोजीशन तक जाके वापस आना, फिर दोबारा जाना, फिर सर्च करके आना, कि आपका ये एल्गोरिदम जो है ये इसी में स्टक हो जाएगा। तो आम तौर पे आप इस पूरे के पूरे ट्री को फिर सर्च नहीं कर सकते इस एल्गोरिदम की मदद से। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप कट ऑफ लगाते हैं, यानी आप कह लेते हैं कि मैंने कितनी मूव्स तक आगे जाके देखना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपनी रियल लाइफ में गेम्स खेल रहे हों और आपको कहा जाए कि जी आपने यही टिक टैक टू खेलनी है गेम, और आप कितना आगे तक जाके सोच के आएंगे और फिर आप एक क्रॉस या नॉट लगाएंगे। तो जाहिर बात है आप हो सकते हैं सिर्फ एक मूव आगे देख रहे हो, या 2 मूव्स आगे देख रहे हो, या 3 मूव्स आगे देख रहे हो, और उसके बाद फिर आप कोई मूव चल रहे हो। चेस के केस के अंदर ये मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाता है कि आपको इतने ज़्यादा पीसीस को जहन में याद रखना पड़ रहा था, तो हो सकता है आप सिर्फ एक पोजीशन आगे देख रहे हो या 2 पोजीशन आगे देख रहे हो। तो फिर आपको एक मैक्सिमम डेप्थ जो है वो रख लेते हैं कि मैंने इस डेप्थ तक जाके सर्च करना है, और उसकी बेस पे फिर आप अपने यूटिलिटी और एवेल्यूशन फंक्शंस इन दोनों को, यानी अगर आपके टर्मिनल्स हैं तो वो तो हम कंसिडर कर रहे थे आखिर वाले नोड्स हैं, उनकी बजाय हम कट ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, और जो यूटिलिटी है यानी जो हमारे बिल्कुल आखिर वाले नोड्स का स्कोर था उसकी बजाय हम एवेल्यूशन फंक्शन की बात करेंगे जो कि इसके इंटरमीडिएट हमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहा होगा। अब ये कैसे कर रहा होता है? ये आमतौर पर गेम के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ ना कुछ ह्यूरिस्टिक्स बनाई होती हैं कि अगर हमारे पास बोर्ड के ऊपर ये 4 पीसीज पड़े हैं अभी और इतने अपोनेंट के भी 4 पीसीज हैं, तो फिर हम दोनों देखते हैं कि इन चारों पीसीज का एक दूसरे के साथ स्कोर क्या बनता है। क्या हमारे पास ज़्यादा पावरफुल पीसीज मौजूद हैं जिनसे हम अपोनेंट को टफ टाइम दे सकते हैं, तो उस बेस पे फिर आप स्कोर असाइन कर देते हैं। और ये स्कोर जो है ये सिर्फ ह्यूरिस्टिक ही होता है,
हो सकता है कि आप बेवकूफ़ी से एक ऐसी चाल चलें कि आपके पास सबसे पावरफुल पीस जो है वो भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। तो वंस अगेन फिर आप ये कट ऑफ लगा के आप ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि यार मेरा 3 मूव अहेड तक कौन सा ऐसा बोर्ड पोजीशन है जो मुझे ज़्यादा स्कोर साइन करवा रही है। तो हम सिर्फ उस ब्रांच के अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर ये अप्लाई यानी डेप्थ की बात हो रही है कि आप कितनी डेप्थ तक जाके सर्च करना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखें कि एक बंदा सिर्फ 4 मूव्स अहेड तक जा रहा है तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये चेस के अंदर वो काफ़ी पोअर प्लेयर है, कि उसको और ज़्यादा डेप्थ तक जाना चाहिए। अब हमारी भी हर एक की अपनी ह्यूमन ब्रेन की लिमिट है, तो कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो जो ग्रैंड चेस मास्टर लेवल तक पहुंचते हैं वो आमतौर पे 8-8 या 9-9 मूव्स अहेड तक सोच रहे होते हैं। तो अब इस तरह से आप अपना यानी चेस के अंदर आपने स्कोरिंग की होती है कि अगर आपने 8 प्लाई तक जाके सर्चिंग की है तो आप एक्चुअली एक मास्टर लेवल पे खेल रहे हैं, और अगर आपने 12 प्लाई तक जाके सर्चिंग की है तो आप बिल्कुल सुपर कंप्यूटर या जो ह्यूमन चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव हैं उनके लेवल पे जाके यानी ग्रैंड चेस मास्टर लेवल पे आप खेल रहे हैं। तो ये जो डेप्थ है ये डिसाइड करती है कि आपने गेम के अंदर क्या पोजीशन लेनी है। अब हम उन एवोल्यूशन फंक्शंस की बात करते हैं जिनको हम देख रहे हैं कि वो कैसे हमारा स्कोर जो है उसको असाइन करवा रहे हैं। तो ये जस्ट एस्टिमेट्स ही होते हैं, यानी जितनी भी एवोल्यूशंस हैं ये हमारे एस्टिमेट्स हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे जैसे चेस के केस में हम सारे जितने भी वाइट पीसीज हैं उनमें से जो अपोनेंट के पीसीज हैं उन सब की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, जो स्कोर हमारे पास आएगा उसको हम असाइन कर देंगे कि ये जी एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। अब वो हो सकता है कि गेम के स्टार्ट में हर एक के पास पूरे पीसीज होते हैं तो वो स्कोर मतलब दोनों का हाई होगा, उनका डिफरेंस जो है वो बड़ा कम आ रहा होगा। लेकिन जैसे इस गेम में कोई पीसीज एक दूसरे के आप कैप्चर करते चले जाएंगे तो उस वक्त आपके स्कोर्स का डिफरेंस ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप उस मूव की तरफ जाएंगे जहाँ पे आपका स्कोर मैक्सिमम हो रहा होगा और अपोनेंट का स्कोर मिनिमम हो रहा होगा। तो यानी इसकी जो रेंजेस हैं वो आमतौर पे आप -इन्फिनिटी यानी लॉस से कह देते हैं और +इन्फिनिटी आप विन को कह देते हैं, या आप -1+1 रख लेते हैं, या आप 0-1 रख लेते हैं। और आप अगर एक प्लेयर को x को लिए एवेल्युएट कर रहे हैं तो आप उसके अपोनेंट को उसमें से माइनस करते हैं, यानी आप -x ले लेते हैं। और जब इन दोनों को आप सम करेंगे तो किसी कांस्टेंट पे होंगी, क्यों? क्योंकि एक x है और एक -x है, इन दोनों को आप सम करें तो आमतौर पे 0 आता है। तो इसी तरह जब आप इनको कोई भी किसी भी बोर्ड की स्कोर की पोजीशन को ले रहे होंगे तो आपका एक प्लेयर का स्कोर प्लस दूसरे प्लेयर का स्कोर हमेशा किसी न किसी कांस्टेंट या 0 के बराबर आ रहा होगा। अब इसके अंदर देखें कि इसके अंदर ये दो उन्होंने डिफरेंट चेस की मूव्स दिखाई हैं। तो आप में से जो लोग चेस जानते हैं उसमें कहा जाए कि अगर आपने ब्लैक को मूव करवाना है इन बोर्ड पोजीशन के अंदर तो आपके ख्याल में किसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आप इन सब पीसीज का स्कोर कैलकुलेट करेंगे, फिर ब्लैक के पीसीज का, फिर वाइट के पीसीज का, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि यार इसमें से वाइट को शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह अगर आपको ये कहा जाए कि ये वाली चेस पोजीशन है जिसके अंदर ये कुछ पीसेस आपने वाइट के आपके कुछ वाइट के कैप्चर हुए हैं और कुछ ब्लैक के कैप्चर हुए हैं, यानी वो बोर्ड से बाहर हैं, और आपकी रिमेनिंग ये पीसेस हैं, तो आपने इनका स्कोर कैलकुलेट करके डिफरेंस लेके और फिर आपने ये चाल चलनी है कि मैंने नेक्स्ट टाइम कौन सा पीस मूव करना है। तो एक्चुअली ये आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे कि कोई ना कोई वैल्यू साइन की होगी ऑलरेडी आपने अपने पीसेस को, और उन दोनों का डिफरेंस आप दोनों प्लेयर्स के पीसेस का डिफरेंस लेके आप वो बोर्ड पोजीशन को एक पॉइंट असाइन कर देंगे। अब हम अगर इसी एल्गोरिथम को टिक टैक 2 के ऊपर लगाएं तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पोजीशन है, यानी फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये बोर्ड की पोजीशन है। अब हम देखते हैं कि अगर x को हम अलाउ करें कि वो इन बाकी सब जगहों पे किसी एक जगह पे लगा दे और एट द एंड गेम के अंदर किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन आ जाए कि x या तो अपने डायगोनल पे जीत रहा हो, यानी इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर यानी मेन डायगोनल के ऊपर, या ये दूसरे सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर, या वो अपनी इस रो में जीत रहा हो, या अपने इस कॉलम में जीत रहा हो, या इस रो में, तो हम ये लाइंस कैलकुलेट करते हैं। अब इस केस के अंदर x के पास ऐसे 6 पाथ्स हैं जिसमें वो जा सकता है, फ्यूचर में किसी एक पाथ में जाके वो विन कर सकता है। तो हम कहेंगे कि इस जगह पे x की वैल्यू विनिंग कम्बिनेशन की 6 लाइन्स पॉसिबल हैं, तो हम कहेंगे जी ये 6 इसका स्कोर है। फिर हम ये यानी हम इस नॉट यानी ओ का स्कोर कैलकुलेट करते हैं कि जब ओ अपनी मूव चलेगा तो फ्यूचर में उसके पास एम्प्टी या ये वाला पाथ है जिसको फिल कर सकता है, या ये वाला फिल कर सकता है रो को, या इस डायगोनल को फिल कर सकता है, या इन 2 कॉलम्स को फिल कर सकता है। तो अब नॉट इस पोजीशन पे है बोर्ड की कि उसके पास सिर्फ 5 विनिंग कम्बिनेशन आ गए। आप इसको वेरीफाई करके देखें कि आपने कहीं अंडरस्टैंड कंसेप्ट किया है कि अगर ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है और आपसे कहा जाए कि आप ज़रा दोनों का एवेलुएट करके बताएं कि आप कौन सी मूव किसको चलनी चाहिए, यानी इस पोजीशन में किसको फ़ायदा ज़्यादा है, तो आप पहले एक्स की सारी लाइन्स कंसीडर करेंगे जो कि उसको विनिंग की तरफ यानी विन कम्बिनेशन की तरफ ले जा सकती हैं। फिर आप नॉट की लाएंगे और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बोर्ड की इस पोजीशन के ऊपर एक्स को थोड़ा सा एज हासिल है, यानी इसका स्कोर 1 है।
अब आप सिमिलरली अगर ये पोजीशन दी जाए तो आपके पास x के पास ऐसे 4 यानी या वो इस कॉलम के अंदर वो जीत सकता है या वो किसी दूसरे कॉलम के अंदर जीत सकता है, बोला कौन से वाले में, या इस कॉलम में जीत सकता है या वो इस कॉलम के अंदर जीत सकता है। तो इस पोजीशन के अंदर उसके पास 4 विनिंग पाथ्स हैं। लेकिन ओ को अगर कंसीडर करें तो ओ के पास एक ये वाली जगह है, फिर ये वाला डायगोनल है, फिर ये वाला डायगोनल है, फिर उसके बाद अगर वो यहाँ पे किसी तरह वो कैप्चर कर जाता है तो ये वाला उसके पास पूरा डायगोनल है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 6 पॉसिबल विन्स आ जाएंगे। और जब आप इन दोनों का ब्लैक माइनस वाइट का यानी नॉट x माइनस नॉट का डिफरेंस लेंगे तो वो -2 आएगा। तो इस केस के अंदर इस पोजीशन के अंदर x को एज हासिल नहीं है बल्कि o को एज हासिल है। क्यों? क्योंकि उसका स्कोर विनिंग कॉम्बिनेशन में थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखें इसके अंदर हमने ये भी कंसीडर ही नहीं किया कि मोस्ट प्रोबेबली एक्स कौन सी जगह पे लगाएगा या नॉट कौन सी जगह पे लगाएगा। अगर उनको लगे कि दूसरा जीत रहा है तो वो उसके दरमियान वाले एम्प्टी स्क्वायर पे अपने हम पोजीशन क्लेम कर लेगा। हम उनमें से अभी तक किसी चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे। हमने इस केस में ह्यूरिस्टिक या हमारा जो रूल है वो ये लगाया कि जगह खाली है हमारे पास जो बोर्ड के ऊपर, उसमें से कितनी जगहों पे वो अगर वो सब जगहों पे लगा दे तो उसका कौन सा कम्बिनेशन उसे जीत की तरफ ले जा सकता है। क्या कोई रो में वो जीत सकता है, क्या किसी कॉलम में जीत सकते हैं, या किसी डायगोनल में जीत सकता है। इसी तरह आप वेरीफाई करें इस तीसरी पोजीशन के ऊपर कि इस केस के अंदर किस को ज़्यादा एज हासिल है। इसमें अगर आप देखें तो एक्स के पास 5 पॉसिबल विन्स के पाथ हैं और ओ के पास यानी नॉट के पास 4 पॉसिबल के पाथ है, पॉसिबल विन्स के पाथ हैं। तो इस केस के अंदर भी हम कहेंगे कि एक्स को थोड़ा सा एज हासिल है। अब हम अपने मिनीमैक्स एल्गोरिथम को इस टिक टैक 2 के ऊपर 2 डेप्थ तक यानी 2 प्लाई तक इसको चलाकर देखते हैं। तो हमने कहा कि स्टार्ट वाला जो हमारा लेवल होता है रूट वाला, ये हमेशा मैक्स का होता है, इससे ऑनवर्ड मिन का होता है, फिर मैक्स का होता है, फिर मिन का होता है, इस तरह से गेम चलती जाती है। तो अभी हमने देखा कि अभी मैक्स ने यहाँ पे मूव चलनी है। इस केस में आप डायग्राम को देखें तो हम कह रहे हैं कि अच्छा मैक्स जो है वो ये वाला पाथ चूज़ करेगा। अभी आप इन स्कोर्स को इग्नोर करें और कंसीडर करें कि अभी आप इस जगह पे खड़े हैं। अब इसने यहाँ पर खड़े होकर मिनी मैक्स एल्गोरिथम को कॉल किया, वो रिकर्सिव है, वो जाएगा अपने इस ब्रांच की तरफ क्योंकि डेप्थ फर्स्ट है, पहले वो एक हाफ को सर्च करके आएगा। अब इधर खड़े होकर वो कहेगा कि अगर मैं इस जगह पर क्रॉस लगा दूँ तो इससे ऑनवर्ड जो हमारा नॉट है उसके कितने पॉसिबल वैल्यूज़ बन सकती हैं। तो उसके पास जो नॉट है उसके पास इससे आगे हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं जिनमें से आपको सिर्फ 5 शो किए गए हैं। आप इसके 8 भी बना लें, जस्ट 5 को कंसीडर कर रहे हैं हम। तो इन सब में से हर एक काम वो स्कोर जो वैल्यूएशन फंक्शन हमें रिटर्न करता है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्स की विनिंग के कितने पाथ्स हैं और नॉट की विनिंग के कितने पाथ्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। और इसी तरह हम इन सारे के सारे जो ये जितने भी ब्रांचेज हैं इन सब का वो स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चूंकि हमने कहा कि ये पहला लेवल मैक्स का है और ये वाला मिन का है, तो इधर से हमेशा वो वाली वैल्यू आएगी जो मिनिमम होगी। तो इन सब में से सबसे मिनिमम वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे इस बोर्ड पोजीशन को -1 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। उसके बाद एल्गोरिथम दोबारा रूट पे आएगा, वो कहेगा कि अब मुझे दूसरी ब्रांच को कैलकुलेट करके दो। अब वो इधर आएगा तो वो कहेगा कि अगर मैं यहाँ पर अगर ये एक्स चाल चल ले तो फिर उससे ऑनवर्ड नॉट की सारी मूव्स का मुझे स्कोर कैलकुलेट करके दें। तो अब वो यहाँ पे सारी नॉट्स की जितनी भी पॉसिबल वो काफ़ी सारी होंगी, 8 होंगी, जिनमें से हमने सिर्फ इन 5 को कंसिडर किया। तो आप इनको 8 की 8 को भी बना सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर जस्ट 5 को दिखाया गया। तो आप यहाँ पे वो सारे स्कोर कैलकुलेट करेंगे। वंस अगेन आपका ये वाला मैक्स का लेवल है और ये आपका मिन का लेवल है, तो आप इधर से मिनिमम वाले स्कोर को यानी जो इन सारों में से सबसे स्मॉल है -2 वो असाइन कर देंगे। दोबारा रिकर्सिव एल्गोरिथम यहाँ वापस आएगा रूट पर, वो फिर अपनी आखिरी ब्रांच को भी सर्च करेगा जिसमें वो अपने सेंटर में लगा रहा है, एक्स कंसीडर कर रहा है कि अगर मैं सेंटर में लगाता हूँ तो अब मुझे स्कोर कैलकुलेट करके दो। अब इस केस में भी बिल्कुल इसकी 8 ब्रांचेस बनेगी जिनमें से हमने सिर्फ उनमें से 2 को लिया है। आप 8 भी बना सकते हैं। अब हमने इधर से स्कोर कैलकुलेट किया है सिर्फ 2 ब्रांचेस को ड्रा करके, और यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे इसका स्कोर 1 है और यहाँ पे 2 है। अब हम इन दोनों का मिनिमम जब लेंगे, क्योंकि वंस अगेन ये मैक्स की पारी है और यहाँ पे हमने मिनिमम लेना है जो इसके चाइल्ड का होगा, तो ये 1 और 2 का मिनिमम 1 है। तो अब हमने देखा कि अब जब वापस आएगा रूट के पास तो रूट अब मैक्सिमम का है, यानी पहली चाल मैक्सिमम ने भी चलनी है, और ये सब कुछ हमें भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो वो इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू -1, -2 और 1, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इसमें से 1 को चूज कर लेगा। अब हम देखते हैं कि जब वो इस ब्रांच में आ चुका होगा, इस वाली ब्रांच के अंदर वो जब आ चुका होगा जहाँ पे उसको मैक्स वैल्यू मिली है, तो इससे ऑनवर्ड ये गेम कैसे चलेगी। अब हम उसकी दूसरी डेप्थ पे जाते हैं।
तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जब यहाँ पे आके मिनिमम ने कोई एक वैल्यू चूज़ कर ली होगी जहाँ पे उसका स्कोर सबसे मिनिमम आ रहा था, तो उसने यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिया यहाँ पे स्कोर मिनिमम आ रहा था तो नॉट ने यहाँ पर लगा दिया। अब इससे ऑनवर्ड दोबारा बारी किसकी है? अब मैक्स की बारी है। तो मैक्स पहले अपनी सारी की सारी ब्रांचेस जो कि रिमेनिंग, अब उसकी कितनी ब्रांचेस रह जाएंगी? 7। उन 7 ब्रांचेस को वो एक्सप्लोर करेगा और दोबारा कहेगा कि ये एल्गोरिथम इधर इसको रूट मान के और फिर इससे ऑनवर्ड, यानी इसको अब उसने मैक्स की मूव मानना है क्योंकि मैक्स ने भी मूव चलनी है, तो इससे ऑनवर्ड वो इन सारी ब्रांचेस का यहाँ पे अब मिनिमम का स्कोर कैलकुलेट करवा रहा होगा। तो इस जगह पे खड़े हैं हम, यहाँ दोबारा हम मिनीमैक्स का एल्गोरिथम कॉल करते हैं। वो सबसे पहले ट्री की पहली ब्रांच में जाएगा और उधर से सारे के सारे पॉसिबल, वो अपनी मूव चलवाने के बाद वो सारे पॉसिबल पाथ जो हैं सबके स्कोर कैलकुलेट करके उनमें से मिनिमम वाली वैल्यू उस पोजीशन को असाइन कर देगा। फिर वापस रूट पे आएगा, यहाँ से दोबारा जाएगा, इसके सारे चाइल्ड नोड्स की वैल्यूज कैलकुलेट करके आएगा और फिर इसको एक स्कोर असाइन कर देगा जो सबसे मिनिमम होगा। अब आप ये याद रखें कि हमने इसको रूट माना हुआ है और ये अब यहाँ पे मैक्स की बारी है, तो मैक्स ने भी इन सब वैल्यू में से कैलकुलेट करवाने के बाद जो सबसे मैक्सिमम आएगी वो यहाँ पे असाइन करवानी है। तो पहले हमने पहली 2 ब्रांचेस को देखा, फिर हम तीसरी को देखेंगे, फिर चौथी को देखेंगे और इसी तरह से हम सारी ब्रांचेस को हम 1 बाय 1 इनके स्कोर कैलकुलेट करवा रहे होंगे और ये वाला पूरा लेवल मिनिमम का होगा, इसीलिए हम हमेशा अपनी चाइल्ड में से मिनिमम वैल्यू को उठा रहे हैं। अब जब ये सारी की सारी ब्रांचेस कैलकुलेट होने के बाद वापस रूट पे आ चुकी होंगी तो हम रूट के ऊपर अब हम वो मैक्सिमम वैल्यू इनमें से पिक करेंगे। तो अब 1 0 1 0 इनमें से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये 2 यानी 1 है, दोनों सेम है। तो अब हमारी मर्जी है कि हम इनमें से कोई सी एक वैल्यू चूज कर लें। तो इस केस में हमने इन दोनों में से रैंडमली ये वाला पाथ चूज कर लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मिनी मैक्स एल्गोरिथम की मदद से जिस जगह पर हम खड़े हैं उसको रूट कंसीडर करेंगे, उसको मैक्स कहेंगे और उससे ऑनवर्ड हम मिनिमम वाला लेवल कंसीडर करके उसके सारे चाइल्ड पोजीशन के स्कोर कैलकुलेट करके उनमें से मिनिमम को असाइन करवाएंगे और फिर जब ये सारे के सारे मिनिमम्स कैलकुलेट हो चुके होंगे उनमें से हम मैक्सिमम वाला स्कोर अपने इस रूट को दे देंगे। अब चलते हैं आगे कि अगर फ़र्ज़ कर लें गेम चलते चलते 2 डेप्थ की बजाय बिल्कुल एंड पे करीब पहुंच गई है, तो अब इधर क्या होगा? फ़र्ज़ कर लें अब हम इसको अपना मैक्स वाली चीज़ यानी हम रूट कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे मैक्स ने भी चलना है। तो मैक्स की अब पॉसिबल मूव्स 1 2 3 4 5 हो सकती हैं, वो 5 जगहों पे अपने रिमेनिंग जगहों पे लगा सकता है। 1 2 3 4 5। अब इन 5 को वो बारी बारी कैलकुलेट कर रहा है, इसको वो रूट मान रहा है, सबसे पहले अपने लेफ्ट सब ट्री पे जा रहा है और इधर ये कह रहा है कि मैंने इस जगह पर एक क्रॉस लगा दी है। अब उससे ऑनवर्ड वो देखता है कि नॉट के कितने चांसेस हैं जीतने के। अब वो नॉट के सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस की बोर्ड पोजीशंस बनाएगा जो कि इस कंडीशन में सिर्फ पीछे 4 एम्प्टी हैं, तो इसलिए वो चारों की चारों ड्रा हुई हैं। इन सब के स्कोर कैलकुलेट होंगे और रिमेंबर ये हमारा मिनिमम वाला लेवल है, मैक्सिमम वाला ये वाला लेवल है। तो मैक्स से ऑनवर्ड अगला लेवल मिनिमम का है, तो वो इन सब में से मिनिमम वैल्यू यानी वो 1 को चूज़ करेगा और असाइन करवा देगा। फिर वो वापस रूट पे आएगा, रूट से तो वो दोबारा दूसरी ब्रांच में जाएगा और यहाँ पे उसको पता चलेगा कि एक जगह पर जो नॉट है वो जीत रहा है, तो उसका जो मिनिमम स्कोर है, क्योंकि वो इस मैक्स वैल्यू के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस पोजीशन का स्कोर वो -इन्फिनिटी कर रहा है कि यहाँ पे मैं हार रहा हूँ। तो अब वो इन सारी ब्रांचेस में जैसे उसको एक जगह पे मिलेगा कि यार मुझे इस जगह पे ये मूव चलने पे मैं हार सकता हूँ, वो पूरी की पूरी इस कन्फिग्रेशन को -इन्फिनिटी का स्कोर असाइन करवा देगा। फिर वो वापस आएगा इस जगह पर, यहाँ पे भी उसको लगेगा कि दूसरा खिलाड़ी जीत रहा है, तो इसको भी वो -इन्फिनिटी यानी सबसे पॉसिबल जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है वो इन सब की निकाल के, और ये -इन्फिनिटी हमने खुद डिसाइड किया है कि जब दूसरा प्लेयर जीतेगा तो -इन्फिनिटी लगा दो। आप इसकी जगह कोई और -1 वैल्यू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे -इन्फिनिटी हो गया। फिर इसी तरह वो वापस आएगा, इधर कैलकुलेट करेगा -इन्फिनिटी और इधर कैलकुलेट करेगा तो -इन्फिनिटी। अब उसके पास इन 5 ब्रांचेस के स्कोर आ चुके हैं, 1 -इन्फिनिटी -इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। अब यहाँ पे खड़े होकर चूंकि हमने कहा था कि ये मैक्स की मूव है, तो वो इन सब में से मैक्स को चूज़ करेगा। तो अब इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी -इन्फिनिटी सबसे छोटी वैल्यू होती है और 1 इनमें से बड़ी है, तो वो इस पाथ में जाएगा। और लॉजिकली भी आप देखें तो वो इन 4 जगहों पे हार रहा है नॉट से, यानी जहाँ पे आप 0 लगा रहे हैं, ये 0 की मूव है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप हार रहे हैं उससे, सिर्फ इस ब्रांच में आप बच रहे हैं, तो इसलिए वो डेफिनेटली इस जगह पर जाएगा ताकि वो दूसरे खिलाड़ी को जीतने ना दे। तो अब हम अगर रियल गेम्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास टाइम की एक लिमिट्स होती है, यानी जो टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं चेस के या गो गेम के या दूसरी गेम्स ऐसी जिसके अंदर 2 प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई टाइम लिमिट होती है। तो उस केस में फिर हम अपने इतने मैसिव ट्री को अगर मिनी मैक्स एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हम कैसे करें? डेफिनेटली हम नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें पूरा ट्री सर्च करने की ज़रूरत नहीं है,
हम इस तरह करते हैं, आइटरेटिव डीपनिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं। क्या कि हम एक लेवल डेप्थ का सेट कर लेंगे, उस लेवल तक जाके हम बारी बारी डेप्थ फर्स्ट सर्च करेंगे। अगर तो हमें उन सारे स्कोर्स में से अपना सोल्यूशन तो नहीं कहना चाहिए, हमें अपना बेस्ट वैल्यू मिल रही है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे। अगर हमारी इनमें से किसी भी ब्रांच में हमें मज़े सही स्कोर नहीं मिल रहा तो फिर हम फर्दर डेप्थ को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। बिल्कुल वही जैसे आइटरेटिव डीपनिंग का कॉन्सेप्ट है वो वाला यूज़ होगा। अब हम इसको जब हम यूज़ करेंगे तो अब हो सकता है हमारा टाइम ख़त्म हो जाए जब तक हम सर्च कर रहे हैं, तो फिर हमने उसी सर्च की हुई में से जो बेस्ट ऑप्शन होगी फिर उसको चूज़ करना है। जैसे आमतौर पे चेस के कंपटीशंस में आपको कुछ ऐसे कंपटीशन मिलेंगे जिनमें आपके पास एक मूव चलने के लिए हो सकता है सिर्फ 10 सेकेंड्स हों, सिर्फ 15 सेकेंड्स हों, तो उस केस में आप पूरे का पूरा गेम ट्री तो सर्च नहीं कर सकते। फिर आप ये करेंगे कि हो सकता है सिर्फ एक या दो मूव हेड देख के कोई चीज़ चला दें, हो सकता है वो बाद में आपको फ़ायदा दे या हो सकता है आपको नुकसान दे। तो अगर आपने इसको मतलब टाइम के अंदर करना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ लेवल जो है वो रखना पड़ेगा। एक और एल्गोरिथम जो इससे ऑनवर्ड हम देखेंगे अल्फा बीटा प्रोनिंग के नाम से, वो हमें काफ़ी हेल्प करेगा कि हम सिर्फ उन्हीं ब्रांचेज में जाएं जिधर हमें फ़ायदा है, हम पूरे ट्री को सर्च ही ना करें। खैर वो हम बाद में देखेंगे। अब जब हम ये अपना मिनीमैक्स एल्गोरिथम चला रहे होते हैं तो उसमें एक होराइजन इफेक्ट आता है। होराइजन इफेक्ट क्या है? होराइजन इफेक्ट ये है कि जैसे ही आपने एक अभी आइटरेटिव डीपनिंग की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे एक डेप्थ सेट की, उस डेप्थ तक तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन उससे ऑनवर्ड आपका एक पीस कैप्चर हो रहा है चेस के केस में, या आपका कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लॉस की तरफ लेके जा रही है। जिस डेप्थ तक आप अपनी सिलेक्शन करके सारी सर्चिंग कर चुके हैं उससे एक लेवल आगे जाते तो पता लगता कि ये चीज़ आपको नुकसान पहुँचा रही है, लेकिन अब आप इस चीज़ को पहले तो देख नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास लिमिट है टाइम की, तो फिर आप ये मूव चलते ही हैं। तो आपका ये होराइजन इफेक्ट उस वक्त आता है जब आप ये डेप्थ लिमिट करते हैं। तो इस चीज़ की वजह से आपको बाज़ औक़ात नुकसान भी होता है, लेकिन वंस अगेन जब टाइम का कंस्ट्रेंट है तो फिर आपने इसको सर्चिंग इसी तरह से करनी है। फिर आप जब ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें आप ह्यूरिस्टिक्स लगाते हैं। वही बात कि आपकी वो ब्रांचेज जो आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी बोर्ड पोजीशन का स्कोर दे रही होंगी, आप उनको, यही जो भी हमने पिछली एग्जांपल में देखा कि वो जो स्कोर आप कैलकुलेट कर रहे थे वो एक्चुअली ह्यूरिस्टिक्स थी, तो आप उन ह्यूरिस्टिक की बेस के ऊपर ही सारी स्कोरिंग करके अपनी पॉसिबल मूव जो है वो चल लेते हैं। अब इसके बाद आता है कि आप सिलेक्टिव डीपर गेम ट्रीज को जनरेट करें। क्या आप बजाय इसके कि सारी की सारी ब्रांचेस को जनरेट करते चले जाएं, आप सिर्फ उन ब्रांचेस को फर्दर डेप्थ में एक्सप्लोर करते चले जाएं जहां पे आपको लग रहा है कि आपका स्कोर मैक्सिमम हो रहा है। जैसे इस केस में यहाँ पे मैक्स की मूव है। अब इसने अभी तक अपनी वो आइटरेटिव डीपनिंग से पहले सिर्फ इन 2 लेवल्स तक जनरेट किया होगा, उन 2 लेवल्स पे उसको पता लग गया कि मुझे इस तरफ जाने में फ़ायदा है, तो वो बजाय इसके कि इसकी फर्दर अपनी ब्रांचेस को वो जनरेट करता, वो बजाय इसके को इनको जनरेट करता, वो अपने इस तरफ जाके इस वाले पार्ट को फर्दर एक्सप्लोर कर रहा है। यानी उसने इन दोनों ब्रांचेस में से एक ब्रांच सेलेक्ट की, उसके स्कोर को कैलकुलेट किया और उसकी डेप्थ को इंक्रीज करते करते वो उस तरफ चला गया सर्च करते हुए। तो अब जब आप ये जब कोड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बैक ट्रैकिंग कर रहे हैं आप बार बार, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ स्टेट्स को बार बार विजिट कर रहे हैं। तो क्यों ना आप उन जो बार बार विजिट करके हुई स्टेट्स को जनरेट करवा रहे हैं उनको वन टाइम जनरेट कर लें और उनको किसी जगह पे रख लें और बार बार जनरेट करने से बच जाएं। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन दी गई है कि आम तौर पे आप एक बोर्ड पोजीशन को बहुत ज़्यादा दफ़ा जनरेट करवा रहे थे, यानी रिडंडेंसी आ रही है, तो आप क्यों ना उसको एक दफ़ा जनरेट करें और बाकी टाइम इसको सिर्फ जस्ट लुकअप कर लें। तो अब मसला ये है कि आपको इसके लिए एक बहुत बड़ा टेबल चाहिए जिसके अंदर आप ये सारा रिकॉर्ड रख रहे होंगे और वंस अगेन फिर आपकी मेमोरी लिमिट आ जाएगी और फिर आपकी टाइम लिमिट आ जाएगी, तो फिर आप एक हद तक ही ये इन स्टेट्स को रिमूव कर सकते हैं जो बार बार आ रही हैं, डबल आ रही हैं। तो आपको कुछ जगहों पे इनको बार बार विजिट करना पड़ रहा होगा और कुछ जगहों पे जहाँ पे आपने लेवल मेंटेन रखा होगा कि मैंने 4 लेवल तक जाके सर्च करना है, वहाँ पे आप देख लेंगे कि ये स्टेट बार बार जनरेट हो रही है, तो मैं इसको जस्ट वन टाइम जनरेट करूँ। और इस गेम के दौरान अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो हो सकता है आपकी कुछ मूव चलते चलते आपको दोबारा उसी स्टेट पे ले आएँ जिस स्टेट पे आप पहले थे, यानी बिल्कुल आपका चेस का बोर्ड बिल्कुल वैसा ही लग रहा हो कि 4 मूव्स के बाद आपकी वही हालत हो जैसी आपकी पहले थी। कुछ प्लेयर जो हैं वो हो सकता है कुछ मूव्स को चलाएं और फिर वापस ले लें अपने पीसीस को उसी पोजीशन पे ले आएँ, तो उस केस में दोबारा आपकी बोर्ड की पोजीशन वही हो जाएगी। तो हमने देखा कि हम गेम प्लेइंग को भी एक सर्च प्रॉब्लम के तौर पे डील कर सकते हैं और अपने ओपोनेंट्स को बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्री के अंदर, जैसे हम एक सिंपल गेम जो हमारी गेम ऑफ 15 थी जिसके अंदर एक ही प्लेयर था, जिस तरह उसका ट्री बना रहे थे, हम एक्चुअली लेवल बाय लेवल ओपोनेंट्स का ट्री भी जनरेट कर सकते हैं कि एक लेवल एक खिलाड़ी को कह दिया कि ये उसका है और दूसरे प्लेयर को कह दिया कि ये उसका है।
और फिर हमने उसके ऊपर मिनी मैक्स लगा के एल्गोरिदम हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर ली जो कि एक प्लेयर के लिए सबसे अच्छी थी। और उसके अंदर हमने देख लिया कि हम पूरी की पूरी ट्री को सर्च तो नहीं कर सकते, तो हम उसका कुछ कट ऑफ करते हैं, हम कुछ ब्रांचेस तक या कुछ लेवल तक जाके यानी कुछ डेप्थ तक जाके हम वापस आ जाते हैं कि इतने लेवल तक सर्चिंग करें, अगर इसमें हमें फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है ये वाली मूव चल लें, अदरवाइज़ ये मूव ना चलें। और साथ में हमने देखा कि हमने ये ह्यूरिस्टिक्स भी एवेल्यूएशन फंक्शन की मदद से हमने हर पोर्ट पोजीशन को एक वैल्यू असाइन कर दी। वो हमारी ह्यूरिस्टिक थी जिसमें हमने सिंपल कहा कि एक्स के पास पॉसिबल 6 पोजीशंस हैं जिन पे वो जाके मार्क करे तो वो जीत सकता है, नॉट के पास ऐसी 5 पोजीशन है। तो इस तरह वो जो हमने ह्यूरिस्टिक लगाई थी ये उसकी बात हो रही है। तो अब आप याद रखें कि जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है वो हमेशा टर्मिनल पोजीशंस को स्कोर देता है, और जो इंटरमीडिएट को स्कोर देने वाला फंक्शन है वो हम ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन फंक्शन यूज़ करते हैं।